नमस्कार दोस्तों, गुरुकुलम डॉट मीमांसा पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आ गया हूं आपको द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर लेकर। इसके पहले मैंने विलेज पालमपुर के ऊपर 3 वीडियो बनाया था, तो उस पे मैंने इंट्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कई सारे पॉइंट को मैंने डील किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड between the farmers of Palampur who will provide the labor, नहीं, और दूसरा कि लैंड फार्मिंग कल्टीवेशन करने के लिए कैपिटल कहां से आएंगे, और तीसरा है कि जो सरप्लस है वो सरप्लस कहां से होगा, क्या करते हैं लोग यहाँ के किसान सरप्लस का। तो हम इन्हीं के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको अगर क्लैरिटी नहीं हो वीडियो में, अगर वो साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप हाई डेफिनेशन वाला देखें, क्योंकि YouTube पे क्या होता है, कई बार लो डेफिनेशन वाला होता है, नहीं लो कैटेगरी का होता है, तो उसमें वीडियो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो आप सेटिंग में जाके HD वाला वीडियो देखो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा, नहीं तो फिर वो शिकायत नहीं होगी। और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पालमपुर के बारे में कि हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो फार्मर्स ऑफ पालमपुर में लैंड किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड था। नो डाउट पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अनइक्वली था, नहीं समान रूप से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वहां पर टोटल कितनी फैमिली है, वहां पर टोटल 450 फैमिलीज रहती है। उसमें से 150 फैमिली ऐसी है जिसके जो लैंडलेस है, जो दलित है, उनके पास कोई फार्म नहीं है। और बाकी कितने बच गए, 300 फैमिलीज। और 300 में 240 स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है, लेस देन 2 एकड़ जमीन है उनके पास। और वो इतना प्रोडक्शन करते हैं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता उन स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को कुछ और भी काम करने पड़ते हैं, जैसे बफेलो रखना पड़ता है उनको, नहीं पशुपालन करना पड़ता है, इससे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं, अपने परिवार की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं। तो 240 स्मॉल फार्मर्स है जिसके पास लेस देन 2 एकड़ प्रॉपर्टी है। आप देखेंगे कि पालमपुर बुक में आप देखोगे कि छोटे छोटे प्लॉट्स है। ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स है ये स्मॉल फार्मर्स से बिलोंग करते हैं। बाकी बच गए 60 फैमिलीज, इसमें मीडियम लेवल के फार्मर्स हैं और लार्ज लेवल के फार्मर्स हैं। इसमें से जो मीडियम लेवल के फार्मर्स हैं उनके पास जो है मोर देन 2 एकड़ प्रॉपर्टी है, लैंड है ना। और कुछ तो ऐसे भी है फार्मर्स जिनके पास 10 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है उनके पास, नहीं फ्यू फार्मर्स मोर देन 10 एकड़ से आलीशान बंगले में रहते हैं, काफी प्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि पालमपुर में क्या है, तो पालमपुर में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी के पास बिल्कुल नहीं है, किसी के पास बहुत कम है और किसी के पास बहुत ज्यादा है, नहीं। तो इससे संबंधित एक कहानी है, इसमें ये गोविंद की कहानी है, द स्टोरी ऑफ गोविंद। तो गोविंद की क्या कहानी है पालमपुर में। गोविंद एक किसान है, फार्मर है, उसके पास 2.25 एकड़ ऑफ लैंड है, नहीं उसके 3 बच्चे हैं, 3 सन्स हैं उसके। लेकिन ये इतने जमीन पर इतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पाते कि अपनी फैमिली को अच्छे से चला सके, अपनी फैमिली को खिला सके, अपनी फैमिली की जरूरत की पूर्ति कर सके। तो गोविंद ने क्या करता है, गोविंद बफेलो को पालता है, नहीं रियरिंग करता है, बफेलो की रियरिंग करता है और इससे अपना गुजारा करता है, अपनी जीविका चलाता है। तो कहने का मतलब इसका कारण क्या है, अगर लैंड इक्वली डिवाइडेड होता
तो वो गोविंद जैसे किसानों को, छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स को इतनी सारी मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप कॉन्सेप्ट दो तरह से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंतर्गत कि कैसा है वहां, हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, किस प्रकार से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पालमपुर के अंतर्गत। तो पालमपुर के अंतर्गत लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसके पास ज्यादा जमीन है? तो मीडियम लेवल के फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स के पास ज्यादा जमीन है। किसके पास कम है? तो स्मॉल फार्मर्स के पास कम है। किसके पास ज्यादा है? किसके पास कुछ नहीं है? तो जो फैमिली जैसे 150 फैमिलीज है जो दलित से, उनके लैंडलेस हैं, उनके पास कुछ भी जमीन नहीं है। नहीं, तो मुझे लगता है इसमें अगर कॉन्सेप्चुअली किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पॉइंट से रिलेटेड, अगर कोई 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि कितनी फैमिली थे, लैंडलेस कितनी फैमिली थे, छोटे फार्मर कितने थे, बिग फार्मर कितने थे, नहीं, तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं ध्यान में रखते हुए कि अगर एक एक मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरीके से मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं बताऊं, आपको सिखाऊं। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा कि यहां पर प्रोवाइड लेबर की जरूरत किसे है? कौन मजदूरी करना चाहेगा? ये कॉमन सी बात है। आप अपने गांव में देखते होंगे कौन मजदूरी करता है? क्या जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो मजदूरी करना चाहेगा क्या? नहीं। तो कौन मजदूरी करना चाहेगा? जिसको अपनी जरूरत की पूर्ति करनी है, जिसके पास और कोई जरिया नहीं है, जिसके पास खेती कम है। तो खेती किसके पास कम है? तो खेती हमारे 150 लैंडलेस लोग हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है। तो कौन प्रोवाइड करेगा? हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो स्मॉल फार्मर और लैंडलेस फैमिली जो है ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। पालमपुर के अंतर्गत लेबर के रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा? स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फैमिली जो है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब स्मॉल फार्मर्स कैसे अपनी जमीन पर कैसे खेती करते हैं? तो वो खुद खेती करते हैं। वहां जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल करते हैं? वो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और खेती करते हैं, और फिर जब समय बचता है तो दूसरे के खेतों में ये काम करते हैं, लार्ज फार्मर्स के खेतों में काम करते हैं। और ये लार्ज फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स जो है ये हायर करते हैं, फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं, है ना। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि कौन प्रोवाइड कराएगा लेबर को, तो प्रोवाइड कराएगा स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फैमिली जो है ये लेबर की कमी को फुलफिल करेगा पालमपुर के अंतर्गत। ऐसा हिंदुस्तान का हर एक गांव में होता है। अब देखोगे अपने गांव में कि कौन मजदूरी करना चाहता है? जिसको कमी है, जिसके पास जमीन जायदाद कम है, आखिर वो कैसे जिएगा? तो वहां जो भी अवेलेबल है वर्क, वहां मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है पालमपुर के अंतर्गत? पालमपुर गांव में क्या है? तो वो फार्मिंग है। तो फार्मिंग करेगा ना, तो उसकी जरूरत की पूर्ति यही लोग करते हैं। अब आती है बात कि उसको वेजेस क्या मिलते हैं, उसकी मजदूरी क्या है। तो जनरली मजदूरी 3 प्रकार से दी जाती है उनको। एक कैश भी मिलता है, दूसरा है कि कैश के बदले क्रॉप्स दिया जाता है, और तीसरा है मील, भोजन भी दिया जाता है। लेकिन कई बार होता है कि क्रॉप प्लस मील या कैश प्लस मील ऐसे भी दिया जाता है, या कई बार होता है कि कैश दे दिया मील नहीं दिया। तो तीनों प्रकार से चलता है, ये वैरी करता है। एक्चुअली जो मजदूरी है ये मजदूरी वेरिएशन ऑफ वेजेस है। ये मजदूरी रीजन टू रीजन वैरी करता है। एक इलाके में कुछ मजदूरी है, रेट जो होता है मजदूरी का कुछ है, दूसरे इलाके में कुछ है ना। इसलिए रीजन टू रीजन वैरी करता है। आप अपने भी इलाके में देखेंगे कि यहां पर मजदूरी कुछ चल रहा है, दूसरी जगह मजदूरी कुछ चल रहा है ना। तो ये वैरी करता है, रीजन टू रीजन मजदूरी वैरी करता है। दूसरा है क्रॉप टू क्रॉप भी वैरी करता है। आपने देखा कि पालमपुर में 2 प्रकार के क्रॉप है, 3 प्रकार के क्रॉप है, नहीं।
एक तो रबी क्रॉप है, दूसरा खरीफ है, तीसरा बीच में हम आलू की खेती भी कर लेते हैं, गन्ने की खेती भी की जाती है ना। तो क्रॉप टू क्रॉप ही वेरी करता है एजेस। तीसरा है वन फार्म एक्टिविटी टू अदर फार्म एक्टिविटी। हम सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, इरिगेटिंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो अलग अलग फार्म एक्टिविटी है। तो इस फार्म एक्टिविटी में क्या होता है, तो यहां पर भी वेजेस जो है फार्म लेबरर के अलग अलग होते हैं, वेरी करता है। तो जो फार्म के वेजेस हैं तीन आधार पर वेरी करता है, रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, या वन फार्म एक्टिविटी टू अदर। पालमपुर में भी ऐसा ही है और करीब करीब पूरे हिंदुस्तान के गांवों की भी यही स्थिति है ना। ये पालमपुर क्या है, एक आदर्श गांव है, एक मॉडल गांव है जो पूरे हिंदुस्तान के गांवों को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं इससे ज्यादा फैसिलिटी होगी, नहीं तो कहीं इससे थोड़ी कम होगी फैसिलिटी, ऑलमोस्ट कहानी वही है ना। दूसरा है कि पालमपुर में इंप्लॉयमेंट, लोगों को जो काम है कितना मिलता है, क्या सालों भर काम मिलता है क्या? जी नहीं, वेरी ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सालों भर काम नहीं मिलता है उनको, है ना। उनको क्या होता है, कुछ डेली बेसिस पे काम करते हैं, कुछ एक फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी करते हैं, या तो कोई सोइंग कर रहे हैं, या कोई इरिगेशन कर रहे हैं, कोई हार्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई तीनों काम करते हैं, कोई कोई पूरे साल भी इंगेज रहते हैं। तो तीनों प्रकार से ड्यूरेशन जो है वर्क का, लोगों का जो फार्मिंग एक्टिविटी में, वो तीनों प्रकार से इंगेज है ना। वो डेली बेसिस पे भी कर रहे हैं, कोई एक फॉर्म एक्टिविटी भी कर रहे हैं, या कोई मल्टीपल फॉर्म एक्टिविटी कर रहे हैं, या कोई पूरे होल ईयर भी इंगेज है ना। तीसरी बात आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट भी है। इस पालमपुर के अंतर्गत लोगों को काम क्यों कम मिलता है, एक इससे संबंधित स्टोरी है, स्टोरी ऑफ डाला। डाला की कहानी है। डाला क्या है? एक लैंडलेस फार्म लेबरर है। डाला क्या है? एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, और वो डेली बेसिस पे काम करता है, और उसे पर डे, हर दिन उसे 160 रुपीज मिलता है। तो भैया गवर्नमेंट ने कितना फिक्स किया है? हालांकि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस कितना फिक्स कर रखा है, 300 पर डे, लेकिन डाला को कितने पे काम करना पड़ता? 160 रुपीज। क्यों इतने कम पैसे पे क्यों डाला को काम करना पड़ता है? क्योंकि हैवी कंपटीशन है, बहुत सारे फार्म लेबरर हैं, काम करने वाले बहुत सारे हैं। इसलिए जब हमें जरूरत है 2 लेबरर की, हमें 10 मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे ना, बार्गेन करते हैं, भैया इतने पे काम करोगे, सभी लोग तैयार हो जाते हैं। वो नहीं जाएगा, तीसरा आ जाएगा, है ना। इसलिए हैवी कंपटीशन है, इसलिए वहां पर क्या है, 160 रुपीज पर डे पर डाला काम करता है ना। तो इसलिए वहां जो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका कारण है हैवी कंपटीशन। तीसरा कारण और भी है कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया गया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से किसान जो है, बड़े बड़े किसान जो है, लार्ज फार्मर्स जो है, वो ट्रैक्टर ले आए हैं, हार्वेस्टर ले आए हैं, थ्रेशर ले आए हैं। इससे क्या हुआ, अब हार्वेस्टर लाए हैं, कई दिनों में जो फार्म लेबरर उसे कटाई करते थे, वो एक बार में कई दिन का काम कर लेते हैं, कुछ मिनटों में, पलकों में निपटा देते हैं, है ना। जो 1 घंटे में ये कटाई करेगा, वो पता चला 1 घंटे में कितनी कटाई कर दी है ना। तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर हुआ है ना। इसलिए जो वहां पर फार्म लेबरर है, उसको कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। तो आपने देखा कि फार्म लेबर की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है? स्मॉल फार्मर, लैंड लेस फैमिली जो है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और वहां पर लोगों को कम मजदूरी पर, कम वेजेस पे क्यों काम करना पड़ता है? क्योंकि हेवी वहां पर कंपटीशन है। दूसरा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया गया, नए नए टूल्स है, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, जिसकी वजह से जो कार्य मजदूर ज्यादा दिनों में करते हैं, वो मिनटों में करते हैं, तुरंत कर देते हैं। इसलिए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी उनको रोजगार कम मिलने लगे।
दूसरी बात है, एक दो कहानी और आती है, एक डाला और रामकली की कहानी आती है। दोनों आपस में गुफ्तगू करते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। नहीं, डाला और रामकली एक दूसरे से शिकायत करते हैं, बताते हैं, एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं। डाला कहता है कि अरे भाई, अब तो सिर्फ बड़े फार्मर जो है, ओनली लार्ज फार्मर ही तो हायर करते हैं, दूसरे तो करते नहीं है, स्मॉल फार्मर तो हायर भी नहीं करते हैं। लिमिटेड वर्क भी है ड्यू टू ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर। अरे अब लोग किसान तो थ्रेशर खरीद लिए हैं, ट्रैक्टर खरीद लिए हैं, हार्वेस्टर खरीद लिए हैं, तो अब मुझे कैसे काम मिलेगा? अब काम भी सीमित हो गया है। अब सालों भर जो काम करते थे, अब हमें कम काम मिलने लगा है। और कहता भाई, मैंने कर्जा लिया था लोकल मनी लैंडर से, जो सूद पे लगाते हैं रुपए, नहीं, हाई इंटरेस्ट रेट पे लगाते हैं। बोला 2000 लिए थे, वो भी नहीं चुका पाया हूं। लास्ट समर में लिया था 1000 रुपये, नहीं, क्योंकि 1000 रुपीज लिया था, मेरे पास पैसा नहीं था, वो भी नहीं चुका पाया हूं। पता नहीं कैसे, हाउ विल आई रीपे, पता नहीं कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हैवी कंपटीशन है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई इक्विपमेंट्स आ गए हैं, और भी बेरोजगारी फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया यहां। अब रामकली की कहानी है। रामकली क्या कहती है? कहता है कि हमारे गांव के जो एक किसान है, लार्ज फार्मर है, घनश्याम, वो क्या किया है ना, हार्वेस्टर खरीद लिया है। और वो क्या करता है, अब उसकी वजह से हार्वेस्ट के टाइम में, जब फसल कटाई के टाइम में, अब मुझे कम काम मिलता है। और इसके लिए क्या होता है, अब हम जो साल भर काम करते थे, उसकी जगह हम 5 महीने से भी कम काम करते हैं, हमारे पास रोजगार ही नहीं है। तो अब रामकली दूसरा काम खोजने लगी है। अब ईंट ब्रिक इंडस्ट्री में वो काम ढूंढने लगी है रायगंज में, जहां पर ईंट भट्टों पर अब जाकर काम करेगी, क्योंकि उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाता, पैसे नहीं आएंगे तो कैसे उसका रोजगार चलेगा, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति होगी, है ना। तो इसलिए वो दूसरे जगह काम ढूंढने लगी है। अब बोलती है रामकली कि अब जो मनी लैंडर है, अब वो भी मुझे रिफ्यूज कर दिए हैं, वो पैसे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अब मेरी आमदनी घट गई है, पहले से कर्ज है, उसको वो सोचता कि मैं कैसे चुकाऊंगा, वो भी रिफ्यूज कर दिया है। तो बेचारी अब क्या करती है, बोली रायगंज जाऊंगा, वो ब्रिक इंडस्ट्री में काम करूंगा। तो आपने देखा कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो आपने देखा स्मॉल फार्मर्स है, लैंडलेस फैमिलीज है, और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन लेबर को। वेजेस भी कम मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं? हैवी कंपटीशन है। और किस वजह से नहीं मिलते इनको रोजगार? क्योंकि मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए, इसकी वजह से उनको नहीं मिल पाता है। तो अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? तो यहां तो काम कर रहे हैं, दूसरी जगह भी रोजगार ढूंढने लगे हैं, है ना। दूसरी जगह कोई ब्रिक इंडस्ट्री में रोजगार ढूंढने लगे हैं। तीसरा, वो कर्ज जो लेते हैं उसका हाई इंटरेस्ट रेट है। तो अगर इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता, आपको कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आता है या फैक्चुअली क्वेश्चन आता है, तो सबका जवाब आसानी से आप दे सकते हो। अब एक स्टोरी है, गोसाईपुर और मजौली विलेज है। ये दो विलेज है जो नॉर्थ बिहार में सिचुएटेड है। हालांकि ये भी एक इमेजिनरी विलेज ही है ना। कहता कि इस दोनों गांव में जो है टोटल 850 हाउस होल्ड्स है, नहीं, करीब 850 हाउस होल्ड्स है। और कहता इनमें से करीब 250 मैन जो पंजाब, हरियाणा या दिल्ली या मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में इंप्लॉयड है। अब माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो यहां के लोग अपने गांव को छोड़कर पंजाब में, हरियाणा में, मुंबई में, दिल्ली में, सूरत में, हैदराबाद में, नागपुर में क्यों जाते हैं काम करने के लिए? क्योंकि उनको रोजगार नहीं है। क्योंकि या तो वो लैंडलेस है, या तो वो स्मॉल फार्मर है, उनके पास इतना ज्यादा जमीन नहीं है तो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं, है ना। जिसकी वजह से उनको माइग्रेट होना पड़ता है, काम करने के लिए माइग्रेट होना पड़ता है। और वहां जाके वो क्या कार्य करते हैं? बिल्डिंग में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, अलग अलग तरह के जो शहरों में काम उपलब्ध होता है वो काम करते हैं। खेती छोड़ के जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होते हैं वो सारे कार्य करते हैं वहां, है ना।
तो ये एक स्टोरी रिलेटेड है कि गांव के लोग क्यों माइग्रेट हो रहे हैं। इसलिए माइग्रेट हो रहे हैं, वहां पर नई टेक्नोलॉजी आने से भी बेरोजगारी फैल गई है, हैवी कंपटीशन भी है, ज्यादा वेजेस भी नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से भी लोग माइग्रेट हो गए हैं और बड़े बड़े शहरों में जाके काम करने लगे, है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो कैपिटल की क्या जरूरत है फार्मिंग में। फार्मिंग करने के लिए कैपिटल की तो जरूरत होती है, तो कैपिटल की क्या कहां जरूरत होती है। तो हमें कैपिटल की जरूरत, व्हाई इज कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो कैपिटल के हमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीदने के लिए चाहिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए चाहिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए चाहिए, वीडिसाइड्स के लिए चाहिए, ट्रैक्टर भी खरीदते हैं लोग, हार्वेस्टर है, इरिगेशन है, तो कई तरह की चीजें हैं जो खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, नहीं। तो इसीलिए कहता है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। पैसे पूंजी की क्यों जरूरत पड़ती है, तो पूंजी की जरूरत इन सब चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, नहीं, सीड्स के लिए चाहिए। क्योंकि आपको पता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है ये इंडस्ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर है, नहीं। आज का जो मॉडर्न फार्मिंग एग्रीकल्चर हो गया है ये इंडस्ट्री बेस्ड है। क्यों, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सारी चीजें जो है कहां बनती है, इंडस्ट्री में बनती है ना। तो इसके बहुत सारे जो इनपुट्स है, बहुत सारे जो चीजें उसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है वो इंडस्ट्री बेस्ड हो चुकी है आज के टाइम में, नहीं। तो इसीलिए हमें क्यों चाहिए कैपिटल, इन सब चीजों के लिए चाहिए। तो भाई इसमें किसको जरूरत पड़ती है, लोग कहां से कैपिटल कहां से लाते हैं। स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर के पास, जो आपने देखा पालमपुर में स्मॉल फार्मर जो है उसके पास इतनी कम पूंजी होती है, इतना कम प्रोडक्शन कर पाता है, क्योंकि खेत उसके पास छोटे हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। जो आपको बताया मैंने वो किससे, स्मॉल फार्मर को बिलोंग करता है। जो बड़े बड़े प्लॉट्स है वो लार्ज और मीडियम फार्मर से बिलोंग करते हैं। तो कैपिटल इन्हें कहां से आएगा, जितना होता है उससे तो फुलफिल नहीं हो पाता है, उसमें भी इनको कर्ज लेना पड़ता है। तो इनको कैपिटल जो है नेक्स्ट सीजन के लिए कहां से लेते हैं, बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स या मनी लैंडर्स से लेते हैं। मनी लैंडर से लेते हैं, एट हाई इंटरेस्ट पे लेते हैं, है ना, या ट्रेडर्स से भी लेते हैं। ट्रेडर्स कौन है, जो बिचौलिए थे, जो व्यापारी होते हैं, जो बहुत सारा अनाज खरीदता है लॉट में और फिर उसे बड़े बड़े शहरों में बेचता है, जाके शॉपकीपर्स को बेचता है, नहीं, रिटेलर्स को बेचता है। वो एक तरह से होलसेल के रूप में कार्य करता है वो, है ना। तो बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे लेता है। तो वो ट्रेडर्स इनपुट्स जो है, इनपुट्स आपको पता है, सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, वीडिसाइड्स है, ये सारे इनपुट्स होते हैं, वहां से लेना पड़ता है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे लेना पड़ता है। और एक तरफ लार्ज एंड मीडियम फार्मर है, ये कहां से लेते हैं, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा सरप्लस होता है, इतना अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा उपज होती है, प्रोडक्शन होता है, और उसको वो बेचते हैं मार्केट में, और उससे जो अर्निंग होती है तो वो नेक्स्ट अपनी उस सेविंग से नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल उसी से निकाल लेते हैं वो, नहीं। कैपिटल के लिए उसे किसी से बोरो नहीं करना पड़ता, लेकिन स्मॉल फार्मर को बोरो करना पड़ता है। दूसरा है, इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, सविता की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सविता। एक स्मॉल फार्मर है सविता, उसने प्लान किया है कि हमें 1 हेक्टर लैंड पे मुझे खेती करनी है, नहीं। अब ये क्यों खेती करनी है, इसे भी है पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, सीड्स की जरूरत है, और वाटर इरिगेशन के लिए भी जरूरत है, और फार्म इंस्ट्रूमेंट है उसको भी रिपेयर कराना है। तो ये पैसे कहां से लाए, क्योंकि स्मॉल फार्मर है, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा सरप्लस नहीं होता, लिटिल सरप्लस होता है इनके पास, बहुत कम सरप्लस होता है, इसलिए ये इतना नहीं बचा पाते कि नेक्स्ट सीजन के लिए इनके पास कैपिटल बचा रहे। तो ये बोरो करते हैं। किससे बोरो किया इन्होंने,
इन्होंने बोरो 3000 रुपीज, ये बोरो करते तेजपाल से, वो पालमपुर का एक लार्ज फार्मर है। और किस रेट पे करते हैं? 24% इंटरेस्ट रेट होता है। और कितने इंटरेस्ट रेट होता है? और कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। हाई इंटरेस्ट रेट है ना। और सविता ये भी प्रॉमिस करती है कि तेजपाल से कि हार्वेस्ट के टाइम पे मैं आपके खेतों में 100 रुपये पर डे पे काम करूंगी। नहीं तो तेजपाल उससे कंडीशन करवाता है, पैसे तो मैं दे दूंगा 3000 रुपीज, लेकिन इंटरेस्ट रेट ये लगेगा। और दूसरा ये है कि आपको 100 रुपीज पर डे पे हार्वेस्ट के टाइम में मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन भी आ गया। तो सविता ले तो लेती है, लेकिन मजबूरी है उसकी, काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और कोई उपाय भी नहीं है। नहीं, कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और भी उसको, सविता को अपना घर भी संभालना होता है, उनके 3 बच्चे हैं, अपने हाउस होल्ड जो है, घरेलू कार्य भी करती है, अपने खेतों में भी कटाई करती है, वहां से निपटा के फिर तेजपाल के फील्ड में जाती है और मात्र 100 रुपीज में उसे काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी है सविता जैसे फार्मर्स की, स्मॉल फार्मर्स की मजबूरी है। उसके पास इतने नहीं प्रोडक्शन हो पाते हैं कि उसके पास कैपिटल भी बचा के रख के अगले फसल के लिए, तो उन्हें बोरोवर से लेना पड़ता है हाई इंटरेस्ट रेट पे। अदर भी कंडीशन है, उनके खेतों में काम करना पड़ता है लो वेजेस पे, कम मजदूरी पे काम करना पड़ता है। तो काफी टफ टाइम का सामना करना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है, लेना पड़ता है इसे। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्चुअली भी आपका क्लियर हो चुका है कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, ये सब खरीदने के लिए जरूरत पड़ती है। हमें ट्रैक्टर खरीदना है, हार्वेस्टर, बड़े लार्ज फार्मर क्या खरीदेंगे? ट्रैक्टर खरीदेंगे, हार्वेस्टर खरीदेंगे। और कहां पे वर्किंग कैपिटल, मतलब 2 तरह का कैपिटल है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, पंपिंग सेट है, ये सब क्या फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल है, रिपेयर के लिए चाहिए, मजदूरों को देने के लिए चाहिए, ये सब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल हो गया, है ना। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने दोनों तरह से पॉइंट्स बनाया है कि फैक्चुअली भी अगर 1 मार्क्स का आ जाए तो भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये कॉन्सेप्चुअली इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो भी आप इसका जवाब दे सकते हो। दूसरा पॉइंट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स है, जो सरप्लस क्या हुआ? अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो सरप्लस होता है। मतलब सपोज हमारा 100 केजी हमने प्रोडक्शन किया, उसमें हमारा रिक्वायरमेंट है 60 केजी। 60 केजी पूरी फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए सफिशियंट है, और हमारा जो 40 केजी होता है ये हमारा सरप्लस हुआ। ये जो सरप्लस है ना, तो ये जो 40 से हम क्या करते हैं? मार्केट में बेच देते हैं, इससे हमें अर्निंग होती है, आमदनी होती है, आय होती है। नहीं तो इसे ही कहते हैं सरप्लस। तो वही कहता है कि वो सेल कहां सेल करते हैं, कौन किसान सेल करते हैं, किस किसान के पास ये सरप्लस प्रोडक्शन होता है। तो आपको पता है कि पालमपुर में 2 ही प्रकार के फार्मर्स हैं, एक स्मॉल फार्मर्स है और दूसरा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है। स्मॉल फार्मर्स के पास जो है लिटिल सरप्लस होता है, इतना कम होता है कि वो नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए भी नहीं रख पाते हैं। इवन जितना प्रोडक्शन सरप्लस होता है अपनी पूरी तरह से फुलफिल भी नहीं कर पाते हैं वो। उन्हें क्या करना पड़ता है? जैसे सविता है, गोविंद जैसे फार्मर है, तो उन्हें बोरो करना पड़ता है। तो इनके पास तो सरप्लस है ही नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं? वो लोन लेते हैं, नहीं मनी लेंडर से लेते हैं या लार्ज फार्मर से लेते हैं या ट्रेडर से लेते हैं। दूसरा है जो मीडियम और लार्ज फार्मर है, जैसे कि तेजपाल सिंह, नहीं तेजपाल है, लार्ज सरप्लस होता है ना। और वो क्या करता, जो मीडियम फार्मर या लार्ज फार्मर है, उस सरप्लस को वो ट्रेडर्स को बेचता है मार्केट में। रायगंज मार्केट है, बड़ा गांव है, वहां मार्केट है, वहां ट्रेडर्स को बेचता है। और ट्रेडर्स फिर क्या करता है? वो ले जाता है शॉपकीपर्स को सेल करता है, बड़े बड़े शहरों में जाके, छोटे शहरों, बड़े शहरों में, हर जगह जाके जहां जरूरत होती है वहां शॉपकीपर्स को बेचता है। तो किसके पास, यह कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि सरप्लस किसके पास है? सरप्लस मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास है।
और स्मॉल फार्मर्स के पास कितना सरप्लस है? लिटिल। उससे उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो पाती है, नेक्स्ट सीजन के लिए, नेक्स्ट क्रॉप के लिए इतना कैपिटल भी नहीं हो पाता उसके पास, है ना। तो अब आइए यहां पर स्टोरी आती है कि तेजपाल सिंह, एक कहानी है इससे संबंधित। पालमपुर का एक किसान है, लार्ज फार्मर है तेजपाल, नहीं, उसके पास करीब 350 क्विंटल सरप्लस व्हीट का प्रोडक्शन होता है और उसे रायगंज मार्केट में बेच देते हैं और एक अच्छी अर्निंग होती है उससे, नहीं, लार्ज फार्मर को एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। अब उसका उपयोग कैसे करते हैं? जो अर्निंग होती है तेजपाल को, उसको 3-4 तरीके से उपयोग करते हैं वो। पहला, ए पार्ट सेव्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट सीजन, अगला सीजन जो आएगा क्रॉप्स का, उसके लिए कैपिटल के रूप में रखता है। कैपिटल के बारे में समझाया था कि अर्निंग का वो हिस्सा जो नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है या नेक्स्ट प्रोडक्शन में लगाया जाता है, अर्निंग का वही हिस्सा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है ना। दूसरा कि बैंक में भी रखता है तेजपाल, ज्यादा पैसा है बैंक में भी रखता है। तीसरा है, क्या करता है? यूज फॉर वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज करता है, नहीं, वर्किंग कैपिटल जैसे क्या है? वेजेस देना है, रिपेयर करवाना है, नहीं, पंपिंग सेट का रिपेयर करवाना, थ्रेशर का रिपेयर करना, हार्वेस्टिंग का रिपेयर करवाना है, सीड्स खरीदना है ना, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स, ये सब, सॉरी, हाँ, ये सब में जो होगा वो सारे खर्चे क्या होंगे? वर्किंग कैपिटल में आता है। दूसरा है यूज फॉर फिक्स्ड कैपिटल लाइक ट्रैक्टर्स, उसके पास जो अर्निंग होती है वो ट्रैक्टर भी खरीदना चाहता है, ट्रैक्टर खरीदने में दूसरे सब किसान है, कोई हार्वेस्टर खरीद रहा है ना, कोई पंपिंग सेट खरीद रहा है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल है क्योंकि इसको बार बार यूज किया जा सकता है। ऐसी पूंजी जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो हम जो उसमें ट्रैक्टर में यूज कर रहे हैं, हार्वेस्टर में यूज कर रहे हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं, इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है ना। चौथी बात है जो मैं यहां नहीं लिखा हूं, एक चौथी बात है कि वो क्या देता है? इंटरेस्ट पे भी लगाता है बोरोवर को, जो छोटे स्मॉल फार्मर्स को देता है लोन, प्रोवाइड लोन, प्रोवाइड लोन टू स्मॉल फार्मर, जो स्मॉल फार्मर्स है उसको भी लोन के रूप में प्रोवाइड कराते हैं, नहीं। तो ये कई प्रकार से तेजपाल सिंह जो है इस अर्निंग को यूज करते हैं, उसको कैपिटल के रूप में बचा के रखते हैं, बैंक में रखते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल के लिए यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं? छोटे छोटे किसानों को कर्ज भी देते हैं, उससे भी हाई इंटरेस्ट में कमाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं उस कैपिटल के? वो कैटल, मवेशियों को खरीदने के लिए भी लगाते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं और शॉप भी खोलते हैं, कोई बुल्लॉक कार्ट है, कोई अलग अलग है, अलग अलग चीजें खरीदते हैं जहां उसको जरूरत पड़ती है, नहीं, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी लगाते हैं। तो आपने देखा सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ये सरप्लस, इसमें कॉन्सेप्ट बनता है कि सरप्लस किसके पास है, सरप्लस किसे कहते हैं, व्हाट इज सरप्लस, ये भी हो सकता है, नहीं। सरप्लस मींस द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, surplus means the part of production which is more than requirements, या that is more than requirements is called surplus। मतलब हमें 100 केजी का अगर उत्पादन हुआ, हमें रिक्वायरमेंट 60 केजी का है और 40 केजी हमारा क्या होता है? हमारा 40 केजी वो सरप्लस कहलाता है, जो हमारी जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो गया, मोर देन रिक्वायरमेंट जो उत्पादन हुआ वो हो गया, क्या हो गया? सरप्लस हो गया। दूसरा है कि ये जो सेल और सरप्लस फॉर्म है, इससे जो अर्निंग होता है उसका कहां उपयोग करते हैं? तो लार्ज फार्मर्स उसको कई जगहों पर उपयोग करते हैं, कैपिटल के रूप में उपयोग करते हैं। कैपिटल भी दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज करते हैं। कुछ पार्ट बैंक में रखते हैं और कुछ फार्मर कैटल के लिए ट्रक्स खरीदते हैं, शॉप सेटअप करते हैं। तो आपने देखा कि फार्मिंग एक्टिविटीज जो है हमारा करीब करीब लास्ट हो चुका है ये, इसके बाद हमारा चलेगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो इस पे किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आए,
सेल ऑफ सरप्लस, फार्म प्रोडक्ट्स पे, तो आप इसका जवाब दे सकते हो। और इसमें भी द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो आई थिंक मुझे लगता है आप कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों तरीके से मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड जितने भी स्टोरीज थे उन स्टोरीज को भी मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। उसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया। आई थिंक मुझे लगता है कि काफी सफिशियंट है। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करूंगा। और जाते जाते अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।